नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप लोगों के बीच क्लास 10वीं का विषय हिंदी का पूरा पहला अध्याय श्रम विभाजन और जाति प्रथा पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिए बिल्कुल आसान भाषा में। अगर जो व्यक्ति नहीं देखे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल विपिन कुमार क्लासेज पे जाइए और पूरा वीडियो देखिए। देखने से पूरा कहानी समझ में आ जाएगा। अगर जब कहानी आपको समझ में आ जाएगा तो आप लोगों के लिए बीच लाए हैं इसका क्वेश्चन आंसर। तो आप लोग क्वेश्चन आंसर भी आसान तरीक़ा से बिल्कुल समझा देंगे ताकि आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को चालू करने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा एक अच्छा लाइन सुना देते हैं जिससे आप लोग एक पॉजिटिव वे में हो जाइएगा। चलिए, इसमें कहता है सफलता अपने आप में नहीं होती। सफलता अपने आप में नहीं होती। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं सफल हो जाऊँ नहीं हो जाऊँ ना, इससे फर्क नहीं पड़ता। कहता वो तब तक नहीं मिलती जब तक हम अपने प्रयासों से पूर्ण नहीं हो जाते। यानी कि कहने का मतलब जैसे आप लोग हैं क्लास 10वीं में ना, तो आप अच्छा नंबर तब प्राप्त कर सकते हैं जब आपका सफलता मतलब आपका मेहनत पूर्ण हो जाएगा। यानी कि पहला चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक हर एक विषय में एक एक चैप्टर का मतलब गहराई से अध्ययन किए होंगे, अच्छा से अध्ययन किए होंगे और एक एक क्वेश्चन का आंसर करते होंगे, जवाब देते होंगे, तब जाके आपका क्या हुआ, पूर्ण मेहनत हुआ, पूर्ण प्रयास हुआ, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए इसी लाइन को अब यहीं ख़त्म करते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? पहला चैप्टर का क्वेश्चन है, कह रहा क्या कि क्या कहता है जी, चलिए हम लोग देखेंगे आज कि हो गया अध्याय 1 का प्रश्न उत्तर। इसमें लघु उत्तरीय और दीर्घोत्तरीय दोनों। ठीक। अब कहने का मतलब आपको ऑब्जेक्टिव, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आप मेरा वीडियो जाके देख लीजिएगा। गारंटी लेते हैं इस अध्याय से आपको एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटेगा। आपका एक भी नहीं छूट सकता। इस चैप्टर का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या कहता है। देखिए, कहता है कि ये कौन सा क्लास है जी? क्लास आपका ये 10वीं है। कौन है जी? 10वीं। क्या 10वीं है? कोई दिक्कत? चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कहता है क्या कहता है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? विडंबना का स्वरूप क्या है ना? क्या कहता है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? यानी कि कहने का मतलब लेखक जो हैं क्या सोच रहे हैं, ठीक ना, उनके मन में क्या चल रहा है, किस विडंबना की इनका क्या स्वरूप है ना। ठीक। तो देखते हैं इसमें क्या कहता है लेखक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। पोषकों की कमी नहीं, इस युग में जातिवाद का पोषकों की कमी नहीं है। यानी कि जातिवाद अधिक मात्रा में अभी भी है। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं। आगे देखिए, मतलब जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप ले रखा है, जो अस्वाभाविक है। जो क्या है जी? अस्वाभाविक। अब कहने का मतलब कह रहा है कि जो अगर मान लिया जाए क्या रहेगा, जातिवाद रहेगा, तो कहता है कि उसके साथ साथ क्या श्रम विभाजन भी इसका रूप ले लिया है ना।
यानी कि श्रम विभाजन यानी कि जाति पे भी इफेक्ट डालता है। यानी कि जो जिस व्यक्ति के चैप्टर में पढ़ाए थे कि जो व्यक्ति जिस जाति का रहता उसका पेशा उसी आधार पे रहता है। लेकिन अब वो लगभग मतलब जाति आधारित नहीं है, लेकिन अब भी जाति आधारित बहुत सारे काम लोग करते हैं। चलिए आगे देखिए, कहता है जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन हो गया। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है क्या कहता है, कहता जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। मान लिया जाएगा, कहता है कि जो जातिवाद है यानी कि जातिवाद को जो मानता है, ठीक, उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, मतलब इसके पक्ष में क्या तर्क हो रहा है इसके बारे में। ये कहता है कि उत्तर में देखिए, कहता है जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है, श्रम विभाजन आवश्यक मानता है, और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अनेक मतलब ये कह रहा है इस जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते, यही तर्क दे रहे हैं। जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक माना है। यानी कि कार्य कुशलता यानी कि कार्य कुशलता करने मतलब काम को आवश्यक माना है, ठीक, और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। जाति प्रथा क्या है, श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। यानी कि जो जिस व्यक्ति जैसा काम करता था उसका उस तरह से जाति को बताया गया है, ठीक। कहता इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है, सही बात है। जिसको मान लिया जाए कि जिसको जो काम करने का इच्छा होगा वो करेगा ना। अगर मान लिया जाए जो राम है वो जूता सिलता है, उसमें जूता सिलने में कोई बुराई नहीं होना चाहिए ना। तो श्रम कोई भी हो, मतलब काम कोई भी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इससे हमें क्या होना चाहिए, अपनी आवश्यकता की पूर्ति होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। अब लेखक कह रहे हैं कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। ठीक, क्वेश्चन पहले समझिए। कह रहा कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर, यानी कि जातिवाद पे जो तर्क दिया गया ना अनेक प्रकार का, ठीक, तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। यानी कि लेखक इस पे क्या आपत्तियां जताए हैं कि जातिवाद से मतलब क्या क्या नुकसान हो सकता है या क्या क्या बुराई है ना, या उससे क्या प्रभाव पड़ सकता है ना। तो देखते हैं क्या कहता है। देखिए इसमें कहता है, क्या कहता है, कह रहा है उत्तर में देखिए, कहता है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की आपत्तियां इस प्रकार है कि आपको इसी तरह लिखना है, ठीक, अपना भाषा से आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब सबका भाषा अलग अलग होता है। अलग अलग मीन्स क्या, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता सब, क्योंकि सब अलग अलग सोच सकते हैं कि किस तरह हम किस भाषा में जवाब दें। ये क्वेश्चन में भी आपको दिया हुआ रहेगा कि अभ्यर्थी आप अपने यथासंभव आप अपने शब्दों में उत्तर दें। कहने का मतलब आप अपना भाव को बताइए, अपना शब्दों मतलब कि मान लीजिए हम ठेठी बोले हैं ना, तो अपना ठेठी भाषा में नहीं लिखना चालू कर दें, अपने शब्दों में। कहने का मतलब आपका भाव क्या है ना, आप पढ़ें तो अध्याय पढ़ें तो आपका भाव उस आधार से क्या कह रहा है, उस हिसाब से हमको आंसर देना है। तो चलिए कहता है आपत्ति इस प्रकार है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिया है। किसी भी सब समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है, अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। कहने का मतलब ये कह रहा है कि अब जाति के हिसाब से मतलब काम दे दिया गया। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को उस काम को करने को इच्छा नहीं रहेगा ना, तो वह काम करेगा नहीं करेगा ना। तो वही बात बोल रहा है कि ये क्या है, अस्वाभाविक है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अब तो वर्तमान में लगभग ऐसा नहीं होता, आप स्वतंत्र है। अगर आपको मन है तो अपने जाति में जो काम होता है उसी काम को करें तो ठीक है, कीजिए, कोई बात नहीं है। अगर मन है आपको कि नहीं
हम जिस जाति के हैं वो काम को नहीं कर सकते हैं तो आप उस काम को भी नहीं कर सकते, आप दूसरा काम कर सकते हैं। ठीक, यही कहना इसका इस क्वेश्चन का। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था, 4 भी हो गया था, 5 नंबर ना, जितना नंबर है देख लीजिएगा, नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं। ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती, क्यों नहीं कही जा सकती, क्या बोले फिर से। जाति भारतीय समाज में, जाति जो है भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती, ये क्वेश्चन मेरा है। इसका उत्तर देखिए कहता है, क्या कहता है कि उत्तर में देखिए कहता भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन अस्वाभाविक है। श्रम विभाजन क्या है, अस्वाभाविक है। यहाँ ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि लगा हुआ, क्योंकि आगे बात आगे है ना, अस्वाभाविक है क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्य कुशलता के आधार पर नहीं होता, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है, जो व्यवस्था और कुशलता और रुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और अकर्मण्यता को बढ़ाने वाला है, बढ़ाने वाला है। अब कहने का मतलब ये कहा जा रहा है कि काम से जाति का कोई लेना देना नहीं है। जाति फिक्स कब होता है, माँ के गर्भ में ही फिक्स हो जाता है, ये कोयरी है, ये महतो है, ये राम है, ये दास है, ये चमार है, ये सिंह है, ये यादव है ना। तो जिस माँ की कोख से जन्म लिया और उसकी जो माँ जिस जाति की होगी, जाति वहाँ डिफाइन होता, ना कि काम पे डिफाइन होता। अब उसकी माँ या उसके पिता जिस काम को या जिस पेशे को करते हैं ना, या उस जाति का जो पेशा है उस जगह से श्रम विभाजन जुड़ जाता है, मतलब किसके साथ, जाति के साथ। ठीक, तो वही बात कर रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए कहता है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर, ये 6 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कहता जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई। अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोला, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। सही बात है। हाँ, तो ये बेरोजगारी जो है ये सबको जान मार देता है ना जी, जीने नहीं देता है। ठीक, तो इसमें देखिए कहता है, क्या कहता पहले देख लेते, उसके बाद हम लोग टिप्पणी करेंगे। कहता जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है। भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार क्या है, जाति है। यानी कि काम करने का डिफाइन कहाँ क्या रहता है, जाति पे क्या रहता है कि ये व्यक्ति जो है धोबी है, खाली कपड़ा साफ करेगा। ठीक, ये चमार है, जूता चप्पल सिएगा, जूता मतलब ये चप्पल का जूता का काम करेगा। महतो है, ये खेती बाड़ी करेगा। ठीक, तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के जाति को अलग अलग काम दिया गया है। जैसे मान लिया जाए जो व्यक्ति मर जाते हैं ना, उसको दाह संस्कार के लिए जाते हैं, हम लोग डोम बोलते हैं ना, तो डोम का काम बोला गया कि मुर्दा के पास जाएगा और उसका रख रखाव के लिए जो होगा उसको मतलब जहाँ जलाया जाता है वहाँ जाके उसको कुछ रुपया दिया जाता है और वही उसका मुख्य रूप से वही पैसा मान दिया जाता ना। और ये सूप बेचना, इस टाइप का बहुत सारा टगरा बेचना ना, इस तरह का काम दे दिया जाता ना। लेकिन जो आज के समय में ऐसा हो मतलब बिल्कुल गलत है ना। आगे देखिए कहता चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो या नहीं हो, उस कार्य में रुचि हो या नहीं हो, जन्मजात श्रम विभाजन कर उसे श्रम विशेष के लिए चुनाव कर लिया जाता है। श्रमिक में कार्य 2 प्रति रुचि हो अथवा वह श्रमिक कार्य कुशल नहीं हो तो वह अपने काम को दिल या दिमाग से नहीं कर सकता, दिल और दिमाग से नहीं कर सकता। ऐसी हालत में वह बेरोजगार हो जाएगा तथा समाज में दिन प्रतिदिन बेरोजगारी को बढ़ावा मिलेगा। अब देखो मान लिया जाए
जैसे है, अब तो लगभग नहीं रहा, लेकिन जो क्वेश्चन जो का उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है, तो हम लोग का कहने मतलब हमारे जैसे कोई नाई है, उसका पिताजी मान लीजिए बाल काटने का काम करता है, उसका जो बेटा आया ना, वो आज के माहौल मॉडर्न ज़माना के हिसाब से उसको बाल काटने में उसको शर्म लगता होगा ना, दिल दिमाग नहीं लगता, तो वह उस काम को अच्छा से कर नहीं पाएगा और वह एक बेरोजगार बनकर रह जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जाति को हमको देखना बिल्कुल नहीं है, हमको देखना क्या है, हमको ये देखना है कि जो व्यक्ति है वह किस तरह का काम करने लायक है, उसको उसी तरह का काम करना चाहिए ताकि वह अपनी ज़िंदगी को सफल बना सके। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन नंबर कहता है 7 नंबर देख लीजिए। अब देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 7, कहता लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। बोल रहा है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। बोल रहा गरीबी और उत्पीड़न, ये दो चीज से भी बड़ा समस्या क्या है, ये लेखक किसको मानते हैं और क्यों मानते हैं, इसके बारे में बताया गया है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। कहता है लेखक, देखिए उत्तर में कहता है लेखक बाबा साहेब जी आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या यह मानते हैं कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को रुचि के साथ केवल व्यवस्थावश करते हैं क्योंकि ऐसी स्थिति सर्व साध्य मनुष्य को दुर्भावना में ग्रस्त होकर टालू काम करने में और काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता है न दिमाग, कोई कुशलता प्राप्त की जा सकती है, कोई नहीं। यहाँ होगा कैसे कुशलता प्राप्त की जा सकती है ना, कैसे कुशलता प्राप्त की जा सकती है। मान लीजिए न दिल लगेगा न ही दिमाग लगेगा, तो कोई भी व्यक्ति कैसे कुशलता प्राप्त करेगा कोई भी काम में ना, वही बात कहा जा रहा है। यही सबसे बड़ा समस्या है, न व्यक्ति का दिल लगता है न ही दिमाग लगता, वहाँ जाकर वह व्यक्ति असफल हो जाता है। तो सबसे बड़ा क्या है, गरीबी और उत्पीड़न से सबसे बड़ा समस्या यही है, न दिल लगना न ही दिमाग लगना, ये दोनों जहाँ नहीं लगेगा वहाँ असफलता निश्चित ही है। चलिए आगे देखते हैं क्या हो रहा है जी। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है जी। 8 नंबर, चलिए 8 नंबर देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8, तथा लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप लिखा हुआ रूप में दिखाया है। क्या बोला, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो देखते हैं उत्तर में क्या कहता है, अब इसको हम विश्लेषण आप लोगों को कर देंगे। चलिए लेखक ने विविध पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है जो निम्नलिखित है। अब क्या क्या पहलू है, कहता अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी और रुचि और व्यवस्था में श्रम का चुनाव, गतिशील एवं आदर्श समाज का तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप आदि। ये हमको बताया जा रहा है, ये अनेक प्रकार के क्या है, विविध पहलू में जाति प्रथा को एक हानिकारक, ये सब क्या है, हानिकारक पहलू है। ठीक ना, हाँ, बढ़ती बेरोजगारी और रुचि और व्यवस्था, मान लिया जाए कि आपको पढ़ने का मन नहीं है ना,
मन नहीं कर रहा था तो ये ज़बरदस्ती पढ़ रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा कि आप एक आगे चल के बेरोजगारी का एक साम्राज्य खड़ा कर देंगे। मान लीजिए आपके जैसा बहुत सारा विद्यार्थी हो जाएगा तो बेरोजगार का क्या हो जाएगा, एक साम्राज्य खड़ा हो जाएगा जिसको ख़त्म करना क्या है, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें अगर मान लीजिए पढ़ाई करें या पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसा पढ़िए ताकि हम आगे चलकर असफल ना हो, कहीं ना कहीं जाके हम एक बेहतर काम कर सके, एक बेहतर जॉब प्राप्त कर सके। इस सोच से हमें क्या करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। ठीक, चलिए आगे देखिए, कहता सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना। ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। कहते क्या बोला, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किस विशेषताओं को आवश्यक माना। तो देखिए आंसर में देखिए कहता है, क्या कहता है आंसर में, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने जिन विशेषताओं को आवश्यक माना है वे हैं बहुविध हितों में सबका भाग समान हनता चाहिए, हनता नहीं हिंता, हिंता चाहिए सबको उनकी सेवा होगा, ये क्या होगा, सेवा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबोध संपर्क के अनेक साधन व अवसर, अबोध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए ताकि यह कि दूध पानी के मिश्रण की तरफ भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। इसी का दूसरा नाम क्या है, लोकतंत्र है। आगे देखिए कहता है, लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान भाव, अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान भाव, तब ये जाके क्या हो सकता है, हाँ, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो सकता है, अन्यथा सच्चे लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकता। ठीक ना, आज के दौर में एक होना बहुत ही क्या है, मुश्किल है। लेकिन अगर इसको हम कहाँ साउंड कैसा आ रहा है, ठीक, तो अगर कहने का मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर हम एक नहीं रहे तो जितना हमें विकास करना चाहिए, जिन लोगों को विकास करना चाहिए और उतना विकास नहीं कर सकता। आप लोग पढ़े होंगे एकता में बल, बचपन में ही पढ़े थे एकता में बल ना। कोई एक छड़ी देगा उसको आराम से हम तोड़ सकते हैं ना, अगर मान लीजिए 2 छड़ी देगा तब पर भी तोड़ सकते हैं। कोई व्यक्ति बहुत सारा ले इकट्ठा करके देगा तब उसको कहेगा तोड़ने के लिए, तो टूटेगा नहीं, टूट सकता है ना। उसी तरह मेरा समाज है, मेरा देश है, अगर सभी मिलकर एकजुट होकर रहेंगे और एक दूसरे को सहायता करेंगे तो कभी भी हम टूट नहीं सकते हैं। जहाँ तक आगे ही बढ़ेंगे, पीछे की कोई सवाल नहीं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन, चलिए खत्म हो गया, 9 क्वेश्चन था, 9 या 10 होगा इसी तरह। तो ये आपका रहा 10वीं का अध्याय 1 का प्रश्न उत्तर पूरा एक से लेके पूरा है ना। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके लास्ट तक है। और क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा तरीका से समझा दिए। इसी तरह के आप लोगों को समझना, रटना बिल्कुल नहीं है, ठीक ना। समझ के अगर आप याद कर लेते हैं तो आप अपने भावना से ना, आपका मन क्या कर रहा आप पढ़ें, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कर रहा और अपना भावनाओं को व्यक्त कीजिए, तब जाके हम एक सुंदर उत्तर दे सकते हैं, एक अच्छा उत्तर दे सकते हैं, एक सटीक उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।
आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी विद्यार्थियों को ये वीडियो का फ़ायदा मिल सके और क्लास 10वीं में अच्छा नंबर प्राप्त कर सके। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। अगला वीडियो में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डेली आप लोगों को अनेक प्रकार का वीडियो क्लास 10th का मिलेगा, ऑब्जेक्टिव मिलेगा, वीवीआई और सूत्र मिलेगा, मैथ का बहुत सारा मिल सकता है। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, आप लोगों को नुकसान होने वाला नहीं है। हम आप लोगों को टाइम ज़्यादा बर्बाद करना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो कंटेंट है उसके ही बारे में बात करें, फालतू बात ना करें। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।